Today we are going to discuss Fraunhofer diffraction at a single slit. इससे पहले जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन था उसमें हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट के कारण जो डिफ्रैक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड एंड फेज ड्यू टू ए नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंसेज सुपर इम्पोज्ड। मीन्स किसी पॉइंट पी पर डिफरेंट जो डिस्टर्बेंसेज है उनके कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो और फेज इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एफ है इस फिगर में, वो एक प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट से पहले हम कॉन्वेक्स लेंस भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो लाइट सोर्स है उससे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उनको प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर ये स्लिट है जिसकी जो विड्थ है ए बी वो ई के बराबर है, स्मॉल ई है, और यह विड्थ है वो इस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रखी हुई है। हाइगेन वेव थ्योरी है, उसके अनुसार जो वेव फ्रंट है उसका प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है, और यह सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यदि इन डिफरेंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनको कंसिडर करें इस स्लिट पर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी ये वेवलेट्स पॉइंट पी पर ऑब्जर्व होगी उनमें यदि जो एंगल है वो थीटा है, मींस ए और बी से जितनी भी वेव फ्रंट्स पी की तरफ ऑब्जर्व होगी उनमें जो एंगल है वो थीटा है। To determine the intensity at point P, let us consider a large number of secondary source on the exposed part of the wave front at a slit AB, which emits wavelets of same phase and amplitude A. यहाँ पर A और B के बीच में जितनी वेवलेट्स है उनमें पाथ डिफरेंस हम इससे निकाल सकते हैं, जो कि ई साइन थीटा के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जो ट्राइंगल है उसको बी के ई समझ सकते हैं, तो साइन थीटा है वो हो जाएगा बी के अपॉन बी ए, मीन्स बी के इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा और बी के मीन्स ई साइन थीटा। यहाँ पर ए बी है वो ई के इक्वल है, तो पाथ डिफरेंस विल बी ई साइन थीटा होगा। अब इस पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है वो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो इससे फेज डिफरेंस हमारे पास में ये आ गया इक्वेशन 1 के द्वारा, इसको हमने डेल्टा एज्यूम किया है। यदि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो p है, तो जो सक्सेसिव जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वेवलेट्स हैं उनमें फेज डिफरेंस डेल्टा अपॉन p हो जाएगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसको निकालने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसको पॉलीगन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। यहाँ पर एक पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी ईच साइड है वो स्मॉल ए है। यहाँ पर स्मॉल ए जो प्रत्येक वेवलेट्स है उसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है।
और इनमें जो फेज डिफरेंस है, प्रत्येक जो वेवलेट्स है उनके एम्पलीट्यूड में फेज डिफरेंस डेल्टा अपॉन पी है। यदि जो फर्स्ट वेवलेट है उसकी टेल है वो पॉइंट ए पर है, और जो लास्ट वेवलेट है उसका हेड है वो पॉइंट पी पर है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो हमें एक आर्क प्राप्त होगा ए बी, मीन्स वेक्टर ए बी प्राप्त होगा, जो कि इन सभी वेवलेट्स का रिजल्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेवलेट्स हैं इसलिए पी को इन्फिनिटी मान सकते हैं। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट एम्पलीट्यूड में वो डेल्टा होगा, और इस डेल्टा को हम टेंजेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए और बी से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा है वो एंगल ACB है। एक मिनट, हम जानते हैं कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो यहाँ पर आर्क को हम नियरली AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल डेल्टा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब क्योंकि ए है वो एम्पलीट्यूड वेवलेट का एम्पलीट्यूड है और टोटल नंबर ऑफ वेवलेट्स पी है, तो ए बी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ए बी की पी इंटू ए, और रेडियस इसकी आर हो जाएगी। एक सर्किल बन गया एक तरीके से, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, और फाइनली हम स्मॉल आर को डेल्टा की टर्म में इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। अब इस फिगर से हम देख सकते हैं कि एंगल ACG क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट इस सेंटर से इस AB जो आर्क है वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसके बाइसेक्शन हो जाएंगे AB के, जहाँ पर AG और BG दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ACG और एंगल BCG दोनों की वैल्यू डेल्टा बाई 2 होगी। अब साइन डेल्टा अपॉन 2 है, उसकी वैल्यू हम AG अपॉन AC यहाँ से निकाल सकते हैं इस फिगर से 5.3b से। तो इस आर्क की टोटल लेंथ हो जाएगी वो इस AG की दुगनी हो जाएगी, मीन्स लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल्स टू 2 इंटू AG, और इसको हम साइन के टर्म में इक्वेशन 3 से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर AB, अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ पर इसको फाइनली डेल्टा बाई 2 इस तरह लिख सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P विल बी दिस वन। यहाँ पर एल्फा को डेल्टा बाई 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। हेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P मीन्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन में, तो इसका स्क्वायर करके हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को इस तरह लिख सकते हैं अपन इस तरह, और यहाँ पर डेल्टा बाई 2 है वो एल्फ़ा होता है, तो फाइनली हमें इक्वेशन 4 इस तरह मिल गया। यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर ये आई है, इस जगह पर आई नोट है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। यह वह कंडीशन होती है जब सभी वेवलेट्स पॉइंट P पर सेम फेज में पहुंचती है, मींस उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है। अब जो पॉइंट P पर इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि फेज डिफरेंस डेल्टा क्या है, और डेल्टा डिपेंड करता है थीटा पर, जैसा कि हमने पिछले इक्वेशन से देखा। तो फाइनली यहाँ पर जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अब इक्वेशन 4 से
हम यदि सेंट्रल मैक्सिमा को मेज़र करना चाहें तो इस केस में स्क्रीन पर थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मीन्स एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो 0 होना चाहिए। मीन्स इस केस में जो डिफ्रैक्शन है वो वेवलेट्स है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस केस में डेल्टा विल भी 0 होगा। और इसको हम साइन एल्फ़ा अपॉन एल्फ़ा है उसको हम एक्सपोनेंशियल करके इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त होगा। और इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। सो एट थीटा इक्वल्स टू 0 देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। अब प्रिंसिपल मिनिमा वह होता है जहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाए। इक्वेशन 4 से हम देख सकते हैं कि i इक्वल्स टू 0 होने पर i इक्वल्स टू 0 होने के लिए साइन एल्फ़ा अपॉन एल्फ़ा 0 होना चाहिए, लेकिन एल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, साइन एल्फ़ा 0 होना चाहिए। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी दिस वन शुड बी, एंड फॉर दिस एल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा बाई 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे क्योंकि एल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा बाई 2 है, तो डेल्टा की वैल्यू पाई प्लस माइनस 2 पाई होगी। और फाइनली हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर m इक्वल्स टू 1 2 3 4 होगा। अब पाथ डिफरेंस के टर्म्स में इसको इस तरह लिखेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही देखा था, पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा होता है। तो फाइनली हमारे पास में पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा हो गया। इक्वेशन 6 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिफ्रैक्टेड वेवलेट्स है उनमें मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो, तो उस केस में पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी ही वो मिनिमम होगी, मीन्स 0 होगी। सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मिनिमा के अलावा और मैक्सिमा भी होते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं जिनको, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी से कम होती है। We know that in between two successive minima there should be a maxima. Their maxima are called secondary maxima. इसको निकालने के लिए हमें जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इक्वेशन 4 उसको एल्फ़ा के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिलेगी, इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन ये मिलेगी। और इसके दो सॉल्यूशन होंगे, साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और सेकंड होगा एल्फ़ा कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा। अब यहाँ पर साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है वो मिनिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशन है, यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए हम सेकेंड कंडीशन है वो देखेंगे, एल्फ़ा कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन। तो इससे हमें इक्वेशन 7 मिल गया। इसको सोल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 7 है, इसमें y इक्वल्स टू एल्फ़ा और y इक्वल्स टू 10 एल्फ़ा इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ दिखाया गया है उसमें x कोऑर्डिनेट पर 10 एल्फ़ा है और y कोऑर्डिनेट पर y है, मीन्स एल्फ़ा है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एल्फ़ा है वो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन होती है उसी तरह की। तो यह जो लाइन है वो 45 डिग्री पर होगी जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। यहाँ पर y इक्वल्स टू एल्फ़ा वाली लाइन ये है और x एक्सिस पर एल्फ़ा है और जो सेकंड इक्वेशन है वो 10 की इक्वेशन है। तो यहाँ पर
y की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी होगी। तो इक्वेशन 7 का सॉल्यूशन वह होगा जहाँ पर ये दोनों लाइंस, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब इस ग्राफ से हम देखते हैं कि जो ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो ग्राफ है वो tan अल्फ़ा की है और ये y इक्वल्स टू अल्फ़ा वाली है। जहाँ जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन होगा वही इस इक्वेशन 7 का सॉल्यूशन होगा। तो एक तो इसका इंटरसेक्शन 0 पर हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है जिसकी वैल्यू है 1.43 पाई, थर्ड यहाँ पर है 2.46 और फोर्थ यहाँ पर है 3.47। तो ये सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर दिखाया गया है अल्फ़ा के सभी सॉल्यूशंस। अब क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है, वो सेंट्रल मैक्सिमम वाली पोजीशन है, और बाकी के जो सॉल्यूशंस है जैसे 1.435, 2.465 और 3.47 पाई, ये सभी सेकेंडरी मैक्सिमाज कहलाते हैं। अब इसमें जो 1.43 है उसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, 2.46 पाई है उसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, और थर्ड है उसको थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, एंड सो ऑन। इन सॉल्यूशंस को 1.435, 2.46 पाई और 3.47 पाई है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से भी। यहाँ पर हमने अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 को छोड़ दिया है क्योंकि वह सेंट्रल मैक्सिमम वाली पोजीशन होती है। यहाँ पर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन इससे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू 1, 2, 3 हम लिख सकते हैं, आगे 4, 5 एंड सो ऑन होगा। इस इक्वेशन को जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसको इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमें इक्वेशन 8 मिलेगी। दिस इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 3π/2 होगी। मीन्स फेज डिफरेंस उनमें 3π/2 होगा, और इसका पाथ डिफरेंस होगा उसको हम इक्वेशन 1 और 2 से निकाल सकते हैं। तो इसको हम सीधे ही यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस वन। अब यहाँ पर ई साइन थीटा है वो पाथ डिफरेंस को बताएगा, तो इसकी वैल्यू हम 3λ/2 यहाँ पर मिल गई इक्वेशन 9 से, और इसकी इंटेंसिटी है वो इक्वेशन 4 से हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली इंटेंसिटी का फार्मूला इक्वेशन 10 मिल गया। मीन्स जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 3π/2 होगी, पाथ डिफरेंस है वो 3λ/2 होगा, और इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/22 होगा। मीन्स यदि सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी इसका 22वां भाग होगी। इसी तरह सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 5π/2 होगी। ये फेज डिफरेंस हो गया। यहाँ पर पाथ डिफरेंस इक्वेशन 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा होता है, उसको हम 5λ/2 यहाँ निकाल सकते हैं, और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम इक्वेशन 4। तो फाइनली हमें इक्वेशन 12 मिल गई। यहाँ पर इंटेंसिटी और भी कम मिली है, मीन्स जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है उसका 61वां भाग है। इक्वेशन 12 से ये स्पष्ट है कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली एकदम से कम होती है। यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है उसमें रेशो दिखाया गया है सक्सेसिव मैक्सिमाज का। तो यह सेंट्रल
मैक्सिमा के लिए है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है, और ये थर्ड। यदि हम इसके आगे 7π/2 के लिए भी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए इंटेंसिटी रेशियो ये होगा 1/121। तो इस तरह हमने ज्ञात किया कि जो इंटेंसिटी है प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो काफ़ी उसमें अंतर होता है। सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमा। हमने देखा कि जो मिनिमा है उसके लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू +π +2π +3π होता है, और सेकेंडरी मैक्सिमाज है उनके लिए जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए 3π/2, सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए 5π/2 होता है। इसको हम ग्राफ से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में जो I0 है वो सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये थीटा इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त होता है, और इस केस में जो अल्फ़ा है वो 0 होता है, मीन्स डेल्टा है वो 0 होता है। यहाँ पर ये पाई है, ये जो प्रिंसिपल मिनिमा है उसको दिखा रहा है, और यह भी मिनिमा है। इन दोनों के बीच में जो सेकेंडरी मैक्सिमाज है वो ये है। सेकेंडरी मैक्सिमाज इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, मीन्स पाई और 2π के बीच में जो मैक्सिमा है वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, और 2π और 3π के बीच में है मीन्स 5π/2 वो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। और इस तरह की कंडीशन ही जो ओरिजिन है उसकी दूसरी तरफ भी होगी। थैंक यू।